1976 इस साल स्टीव जॉब्स और उनके इन को फाउंडर्स ने एप्पल कंपनी को शुरू किया था और इसके 7 साल बाद यानी 1983 में उन्होंने जॉन स्कली को, जो कि पेप्सी के फॉर्मर सीईओ थे, उन्हें अप्रोच किया था। उन्होंने जॉन स्कली से कहा कि जिंदगी भर ये शुगर वाटर ही बेचते रहोगे या फिर मेरे साथ आकर दुनिया बदलना चाहते हो। स्टीव की इस लाइन ने जॉन के माइंड को एक तरह से पर्सुएड कर दिया था, जिससे उन्होंने पेप्सी को छोड़कर एप्पल को एज अ सीईओ ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसके 2 साल बाद ही यानी 1985 में कुछ ऐसा हुआ कि जॉन स्कली ने स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी एप्पल से बाहर निकाल दिया। तो देखो, बात ऐसी थी कि स्टीव जॉब्स हमेशा इनोवेशन पर फोकस करते थे। Apple was a company that was based on innovation. वो हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करके उन्हें कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करने की कोशिश करते थे और इस चक्कर में हुआ ये कि उन्होंने कंपनी का बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया और ऊपर से उससे कोई इफेक्टिव आउटकम भी बाहर नहीं आया। उसी बीच उन्होंने ये लीजा कंप्यूटर बनाया था, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर था और उसके बाद भी वो मैकिंटॉश पर काम कर रहे थे, जो कि शुरू में एक फेलियर ही साबित हुआ था। और इसके अलावा एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, स्टीव जॉब्स एज अ बॉस बहुत ज्यादा सनकी और साइको थे। वो कब, किससे, किसके सामने किस तरह से रिएक्ट करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अब इसके चलते क्या हुआ कि जॉन स्कली और कंपनी के जो बाकी बोर्ड मेंबर्स और इन्वेस्टर्स थे, वो स्टीव जॉब्स के इस बिहेवियर से अनहैप्पी थे। और इसी बीच एक बहुत ही शॉकिंग बात हो जाती है। स्टीव जॉब्स और बाकी मेंबर्स के बीच में जब ये खींचातानी चल रही थी, उसी दौरान जॉन स्कली एक बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे और इस मौके को देखकर स्टीव को लगा कि एप्पल में अपना पलड़ा भारी करने का ये सबसे सही मौका है। तो उन्होंने क्या किया कि सभी टीम और इन्वेस्टर्स को इकट्ठा करके उन्हें ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। लेकिन पता नहीं कैसे, बस स्टीव जॉब्स का ये पूरा कांड जॉन स्कली को पता चल गया। इसीलिए वो अपनी बिजनेस ट्रिप को बीच में ही छोड़कर वापस आ जाते हैं और सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने 2 ऑप्शंस रखते हैं कि एप्पल में या तो स्टीव रहेगा या मैं रहूंगा। और जैसे कि मैंने बताया कि स्टीव जॉब्स के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर से सभी बोर्ड मेंबर्स अनहैप्पी थे, तो इसीलिए सब ने मिलकर जॉन स्कली के फेवर में वोट किया और स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब जरा सोच कर देखो कि एप्पल एक ऐसी कंपनी थी जिसे स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था, इस लेवल पर लाकर खड़ा किया था और बाद में स्टीव जॉब्स ने खुद हायर किए हुए सीईओ ने उनको उनकी कंपनी से बाहर कर दिया। तो इस सिचुएशन में स्टीव जॉब्स को कैसा फील हुआ होगा। और उसमें भी बात ऐसी थी कि ये बंदा बहुत सनकी नेचर का था। नॉर्मल बातों पर भी इसका रिएक्शन एकदम हाइपर और अग्रेसिव लेवल का होता था। तो फिर इस बार तो बात उसके ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ चुकी थी। तो क्या आपको लगता है कि इस पर स्टीव जॉब्स शांत बैठने वाले थे और इस इंसल्ट को ऐसे ही भूल जाने वाले थे? इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए स्टीव जॉब्स जो करते हैं ना, वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखो, 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर निकाल दिया था, तो उसके तुरंत बाद कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब्स ने एक नई कंपनी शुरू कर दी जिसका नाम था नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर वो एक ऐसा सुपर एडवांस्ड कंप्यूटर बनाना चाहते थे जो खासकर यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के काम आ सके। फाइनली 1988 में वो नेक्स्ट के अंदर अपना पहला कंप्यूटर लॉन्च तो कर देते हैं, लेकिन वो उसका प्राइस $6,500 रख देते हैं। 1988 में $1 की वैल्यू अराउंड 14 रुपए थी। तो उस हिसाब से इस कंप्यूटर की प्राइस उस वक्त पर कुछ 90,000 के आसपास थी। तो सोच के देखो कि 1988 में 90,000 रुपए मतलब कितनी बड़ी बात थी। तो इससे हुआ ये कि इतना एक्सपेंसिव होने की वजह से इवन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी इस कंप्यूटर को अफोर्ड नहीं कर पा रही थी और इसी के चलते 1993 में स्टीव जॉब्स ने इस कंपनी के हार्डवेयर डिवीजन को शट डाउन कर दिया और उसके बाद ये कंपनी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनकर रह गई। लेकिन अब सवाल ये आता है कि स्टीव जॉब्स जो इतने सालों से मार्केट में बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी में एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट पर काम किया था। क्या उन्हें मार्केट के बारे में इतनी भी समझ नहीं थी कि इतना एक्सपेंसिव कंप्यूटर उस टाइम पर कौन ही खरीदेगा? तो देखो, इसके पीछे उनका एक मास्टर प्लान था जो किसी ने नोटिस नहीं किया था, वो बस उन्हें ही पता था। देखो, इसके पीछे 2 रीजंस थे। एक तो स्टीव जॉब्स अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपेंसिव इसीलिए रखते थे ताकि उनकी एक्सक्लूसिविटी हमेशा मेंटेन रहे, जिससे उनके प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन जाए। और दूसरी बात जो इनके मास्टर प्लान का हिस्सा थी, दैट वाज रिवर्स टेक ओवर ऑफ एप्पल। अब ये क्या है? यही तो पूरा गेम है। क्या हुआ था कि जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया था, उसके बाद एप्पल की ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक गई थी। उनके सेल्स ग्रेजुअली ड्रॉप होने लग गए थे क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स में कोई इनोवेशन ही नहीं हो रहा था और ऊपर से उनके प्रोडक्ट्स ओवर प्राइस थे। उसी बीच एप्पल ने ये न्यूटन नाम का एक प्रोडक्ट बनाया था जो कि बहुत ही फ्लॉप हो चुका था और इससे एप्पल की रेपुटेशन भी हैम्पर हो गई थी और इसी के चलते उनका जो मेन कॉम्पिटिटर था माइक्रोसॉफ्ट, वो काफी आगे निकल चुका था। 1997 तक आते आते एप्पल के हालात इतने खराब हो चुके थे कि एप्पल को $1 बिलियन से भी ज्यादा के लॉसेस फेस करने पड़े थे और कई एनालिस्ट ने तो उन्हें बैंकरप्ट तक डिक्लेयर कर दिया था। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है स्टीव जॉब्स की। अब जैसे कि मैंने बताया कि स्टीव जॉब्स ने
अपनी नेक्स्ट कंपनी का हार्डवेयर डिवीजन शट डाउन कर दिया था और वो सिर्फ सॉफ्टवेयर पर फोकस कर रहे थे। इसी बीच क्या हुआ कि एक और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी थी BOS नाम से, जो एप्पल के ही एक एक्स एम्प्लॉय ने बनाई थी। और एक तरफ स्टीव जॉब्स का ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था नेक्स्ट स्टेप। और उसी दौरान एप्पल का जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था वो अब बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुका था, इसलिए अब उन्हें कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। और इसके लिए उनके पास अब दो मेन चॉइसेस थे, BOS एंड नेक्स्ट स्टेप। वैसे ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि एप्पल की फर्स्ट चॉइस BOS थी, लेकिन स्टीव जॉब्स ने अपनी स्टोरी टेलिंग और मार्केटिंग स्किल्स का यूज करके एप्पल के CTO को कन्विंस कर लिया और $429 मिलियन में एप्पल को अपनी ये कंपनी बेच दी। स्टीव ने बहुत ही स्मार्टली एप्पल को इस बात से कन्विंस किया कि मैं आपको OS नहीं बल्कि एक विजन बेच रहा हूं जो एप्पल के फ्यूचर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। और एक कंपनी को इसके अलावा और चाहिए भी क्या होता है। उन्होंने लिटरली बातों बातों में मैनेजमेंट को इस लेवल पर मैनिपुलेट कर दिया था कि अब आपके पास दो ही ऑप्शंस है, या तो मेरी कंपनी को एक्वायर कर लो या फिर बैंकरप्ट हो जाओ। और कहीं ना कहीं एप्पल के मैनेजमेंट को भी पता था कि उस वक्त उनका भयंकर डाउनफॉल चल रहा था और उन्हें कंपनी में एक अच्छे मेंबर की जरूरत थी। तो इसी के चलते एप्पल के पास स्टीव जॉब्स की कंपनी को खरीदने का एक और रीजन ये भी था कि इसी एक्विजिशन से जॉब्स फिर से एप्पल में एंटर होंगे। और इस तरह 1996 में फाइनली $429 मिलियन में ये डील लॉक हो गई और स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल में वापस आ गए, लेकिन एज एन एडवाइजर। उस टाइम पर एप्पल के CEO थे गिल एमेलियो, लेकिन स्टीव जॉब्स के अलावा कंपनी में किसी को भनक भी नहीं थी कि उनके दिमाग में क्या पक रहा है। उन्होंने स्टीव जॉब्स के माइंडसेट को अभी तक समझा ही नहीं था कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में एक एक करके सब डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एप्पल के जो CEO थे एमेलियो, उन्हें सच में लगा था कि स्टीव जॉब्स बस एक टेक कंसल्टेंट के तौर पर ज्वाइन हुए हैं, लेकिन जैसे ही स्टीव जॉब्स कंपनी में आए, उन्होंने धीरे धीरे करके एप्पल के जो टॉप एम्प्लॉइज थे उनको नेक्स्ट की टीम से रिप्लेस करना शुरू कर दिया। सजेशंस वगैरह देकर इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स को खुश करना शुरू किया और धीरे धीरे कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कंपनी का इतना ट्रस्ट जीत लिया था कि बोर्ड मेंबर्स और एम्प्लॉइज अब CEO से ज्यादा स्टीव जॉब्स पर ट्रस्ट करने लग गए थे। और इसी के चलते जुलाई 1997 में गिल एमेलियो को बोर्ड ने फायर कर दिया, क्योंकि उनकी लीडरशिप के अंडर एप्पल फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा था और सबका उन पर से भरोसा उठ गया था। सबको लगने लगा था कि जैसे माहिष्मती साम्राज्य को बाहुबली बचाता है, वैसे अब वो बस स्टीव जॉब्स ही है जो एप्पल को डूबने से बचा सकते हैं। इसीलिए एमिलियो को फायर करने के तुरंत बाद स्टीव जॉब्स एप्पल के डिफैक्टो बॉस बन जाते हैं और कुछ ही दिनों में इंटरिम CEO बन जाते हैं। CEO बनते ही वो सबसे पहले एप्पल के उन प्रोडक्ट्स को कट डाउन करना शुरू करते हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट थे और अपना पूरा कोर फोकस गिने चुने प्रोडक्ट्स पर ही लगा देते हैं। अब देखो, स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस तो आ गए थे, लेकिन अभी भी एक और दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया था तब एप्पल अपने पीक पर थी और जब उन्हें वापस लाया गया तब एप्पल अपने लोएस्ट पोजीशन पर थी। मोर देन $1 बिलियन का लॉस हो चुका था, मार्केट शेयर गिर रहा था, डेवलपर्स उनके प्लेटफॉर्म को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे थे और कई एनालिस्ट ने यह भी कह दिया था कि एप्पल शायद अब बैंकरप्ट हो सकता है। पर स्टीव जॉब्स नहीं चाहते थे कि लोगों की नजरों में उनकी इमेज ऐसी बन जाए कि ये तो एक फेल्ड कंपनी का CEO है। इसलिए अब उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे लोगों की नजरों में एप्पल का परसेप्शन कंप्लीटली बदल जाए। स्टीव जॉब्स की जगह अगर कोई और होता तो शायद सोचता कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो जो पूरे मार्केट को हिला कर रख दे, या किसी भी तरह से कंपनी की ग्रोथ का जो ग्राफ है उसे अपवर्ड डायरेक्शन में हिट करवा दे। लेकिन पता है, स्टीव जॉब्स ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक तो ये सब करने में बहुत टाइम लग जाता और दूसरा स्टीव जॉब्स को लोगों के सामने अपना हीरोइक कमबैक दिखाना था। तो देखो, अब इसके लिए ये बंदा क्या करता है। आप कभी नोटिस करना कि आपके ग्रुप में से अगर कोई बंदा किसी MP, MLA या फिर किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो खींचकर आता है और अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, तो थोड़ा ही सही लेकिन उसकी तरफ देखने का लोगों का नजरिया हल्का सा चेंज हो जाता है। ये इसलिए होता है कि जब आप खुद को किसी और के साथ एसोसिएट करते हो तो उसके बेसिस पर आपकी पब्लिक इमेज अपने आप बनती जाती है। स्टीव जॉब्स ने लोगों की नजरों में एप्पल का परसेप्शन बिल्ड करने के लिए और एप्पल की डिफेम हुई इमेज को फिर से इंप्रूव करने के लिए एग्जैक्टली इसी टेक्निक को यूज किया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। तो हुआ क्या था कि एज आई ऑलरेडी सेड, एप्पल की मार्केट रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसलिए स्टीव जॉब्स ने देखा कि मार्केट में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके साथ मैं खुद को एसोसिएट कर सकता हूं, ताकि इनडायरेक्टली से ही लोगों की नजरों में मेरी रेपुटेशन बढ़ जाए। और तभी उनके दिमाग में एक कंपनी का नाम आता है, एंड दैट वाज माइक्रोसॉफ्ट। उस वक्त बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट मार्केट को ऑलमोस्ट मोनोपोलाइज करके बैठी थी और स्टीव जॉब्स को यह बात रियलाइज हो गई थी कि इस मोमेंट में अगर मैं खुद को माइक्रोसॉफ्ट के साथ एसोसिएट कर दूं तो एप्पल का पब्लिक परसेप्शन ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। स्टीव ने बिल गेट्स को खुद अप्रोच किया और उन्हें एप्पल में $150 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया। साथ ही इन दोनों कंपनीज में कुछ अग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे। लाइक एप्पल ने इस बात से अग्री कर लिया था कि अगले 5 साल तक उनके मैक में MS ऑफिस चलेगा। दूसरी तरफ इन दोनों कंपनीज ने एक दूसरे के ऊपर जितने भी लॉसूट फाइल किए थे
वो उन सब को विड्रॉ कर लेंगे। एप्पल के डिवाइसेस में माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर एज अ डिफॉल्ट ब्राउजर यूज होगा। ऐसे कई सारे एग्रीमेंट्स इस डील में साइन हुए थे और फाइनली अगस्त 1997 में स्टीव जॉब्स मैकवर्ल्ड बॉस्टन नाम का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और इस इवेंट में वो एक जायंट स्क्रीन पर बिल गेट्स को लाइव इनवाइट करते हैं। ये सब कुछ करने के पीछे स्टीव जॉब्स का बस एक ही पर्पस होता है कि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि एप्पल या फिर कह लो स्टीव जॉब्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये डील भी सिर्फ इसीलिए साइन की थी क्योंकि उस टाइम पर मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ही एक ऐसी कंपनी थी जिसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी और इसीलिए खुद को उनके साथ एसोसिएट करके स्टीव जॉब्स एप्पल की क्रेडिबिलिटी बढ़ाना चाहते थे और लोगों का एप्पल को देखने का परसेप्शन चेंज करना चाहते थे। ये डील उनका वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मूव था। उन्होंने एप्पल में आने के तुरंत बाद ना कोई एप्पल की कोर इशू को सॉल्व किया था, ना उस इवेंट में कोई टेक्निकल रोड मैप दिया था और ना ही कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बहुत ही स्मार्टली एप्पल का पूरा परसेप्शन ही चेंज कर दिया। इवन जॉन स्कली ने भी इस डील के बारे में कहा था कि इस डील का बिजनेस और टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। ये डील सिर्फ ये दिखाती है कि स्टीव जॉब्स इज अ मास्टर ऑफ परसेप्शन। स्टीव जॉब्स के इस मूव की वजह से एप्पल को खुद को रीब्रांड करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया और देखते ही देखते एप्पल ने iMac, iPod, आईफोन एक से बढ़कर एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। तो अब आप सोच कर देखो कि एक ऐसा इंसान जिसके पास भले ही अपने फील्ड को लेकर कोई फॉर्मल नॉलेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बंदा सिर्फ अपनी स्टोरी टेलिंग और मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके अगर कंपनी को इस लेवल पर ला सकता है तो इसमें दिक्कत क्या है। खुद मेरे ऐसे कई सारे दोस्त हैं जिनके एक से बढ़कर एक इनोवेटिव स्टार्टअप्स है। मैं जब खुद उन्हें देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार इनके प्रोडक्ट में, इनके कंपनी में कितना पोटेंशियल है कि इन्हें अगर एक अच्छा मार्केटर, एक अच्छा स्टोरी टेलर मिल जाए तो ये मार्केट में धूम मचा सकते हैं। यही सेम सिनेरियो तो स्टीव जॉब्स के साथ हुआ है ना। वॉज़नियाक के पास टेक्निकल नॉलेज तो था लेकिन उसे प्रोडक्ट को मार्केट करना नहीं आता था। तो यहाँ पर इस बात में क्या बुराई है कि स्टीव जॉब्स ने अपनी स्किल्स को यूज करके $1 बिलियन की कंपनी बना दी। अगर मेरा कोई दोस्त स्टार्टअप से 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और मैं अगर मेरी मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग स्किल्स को यूज करके उसको 1 करोड़ से 100 करोड़ तक जाने में हेल्प करता हूं तो इसमें दिक्कत कहां पर है।